स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जिले के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की वो बचत होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी की ओर से जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मद और अनटाइड फंड से 15 बस क्रय की स्वीकृति भी प्रदान की गई। आपको बता दें कि प्रति बस के लिए 20 लाख की दर से कुल 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई और इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होगा। हमारे सभी छात्र छात्राओं को, बच्चों को क्लस्टर आधारित जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो, उनको आने जाने के लिए अच्छा साधन हो, परेशानी न हो घर पहुंचने में और स्कूल जाने में। तो उसके लिए आज ये बसें यहाँ से रवाना की गई हैं। निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों के पठन पाठन में बहुत सहायक सिद्ध होंगे और ये पूरे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का ये नवाचार आने वाले समय में हमारे उदयमान नवोदित छात्र छात्राओं के लिए उनके भविष्य के निर्माण में बहुत। और वहीं कोटद्वार में शासन से जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ने सोमवार को कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत ग्रास्टगंज में संचालित एक मदरसे को सील कर दिया। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी की अगुवाई में शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम ग्रास्टगंज स्थित मदरसे में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। जांच में मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया। उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि मदरसा बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था और इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों की भी जांच की जाएगी। बगैर मान्यता संचालित हो रहे मदरसों को सील किया जाएगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन से पहले से निर्देश उनने जारी किया है कि क्षेत्र में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनकी जांच की जानी है, क्योंकि मदरसों का पंजीकरण होना बेहद आवश्यक है। मदरसों में बेसिक फैसिलिटीज होना अनिवार्य है और इसी क्रम में टीम बनाकर उनकी जांच की गई, जिसमें ग्रास्टगंज में एक मदरसा संचालित होता पाया गया जिसमें उसका पंजीकरण नहीं था। पंजीकरण न होने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं एसडीएम द्वारा छापेमारी के दौरान कोटद्वार में भी मदरसे में बताया जा रहा है कि 18 से 19 बच्चे पढ़ते हुए भी मिले थे। से इस बात को कह रही है कि जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा और इसमें जो वहाँ के निगरान हैं 2 साल का टाइम मिला था। आप अगर कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करके जो हमारा मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड है उसमें जमा करा देते तो शायद इनको प्रमाण पत्र मिल जाता और ये बंद करने की नौबत ही नहीं आती। तो कहाँ के बच्चे जिसमें तालीम ले रहे थे? इसमें कुछ बच्चे गढ़वाल के थे। से इस बात को कह रही है कि जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा और इसमें जो वहाँ के निगरान हैं 2 साल का टाइम मिला था। आप अगर कागजी फॉर्मेलिटी पूरी करके जो हमारा मदरसा शिक्षा बोर्ड उत्तराखंड है उसमें जमा करा देते तो शायद इनको प्रमाण पत्र मिल जाता और ये बंद करने की नौबत ही नहीं आती। तो कहाँ के बच्चे जिसमें तालीम ले रहे थे? इसमें और वहीं फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र में आने वाले देवली गांव में बीते 18 नवंबर 1981 को यह नरसंहार हुआ था और इस दौरान शाम को करीब 5 बजे के हथियारबंदों ने गांव में घुसकर दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया था। बता दें कि फिरोजाबाद जिले के जसराना थाना क्षेत्र में आने वाले देवली गांव में बीते 18 नवंबर
1981 को नरसंहार हुआ। उस दौरान शाम के 5 बजे हथियारबंदों ने गांव में घुसकर दलितों की बस्ती पर हमला बोल दिया। बहुचर्चित देवली सामूहिक नरसंहार मामले में आखिरकार फैसला आ ही गया है। अदालत ने 44 साल बाद इस नरसंहार मामले में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और जाति आधारित हिंसा में 24 दलित समुदाय के लोगों की हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत दी है और इसके साथ ही इन सभी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बढ़ते आगे मसूरी में राज्य आंदोलनकारी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद जमकर खुशियां मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जीत है। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने कहा कि भाजपा की सरकार में कौन मंत्री क्या बोल दे ये सभी को पता है और उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया था, जिसका खामियाजा जो है मंत्री को भुगतना पड़ा और उसे मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में कुछ मंत्री जो है वो ऐसे हैं कि क्षेत्रवाद को लेकर बयान दे रहे हैं और शोभनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी उनके द्वारा भी प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी लोगों को अपशब्द कहे जाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे में रितु खंडूरी को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। प्रदेश की भाजपा सरकार राज्य को लूटने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार जमीनों को बेचने का काम कर रही है और उन्होंने कहा कि जिस अवधारणा को लेकर राज्य का गठन किया गया था, जंगल जमीन के सपने को लेकर आज भी वह अधूरा है। सुंदर तमाशा देखते हैं तो आज प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ, बहुत देर में हुआ, इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जिस व्यक्ति के मुंह से पहाड़ को गाली निकली थी उसको आज विधान सभा से जो है मंत्री के रूप में बाहर कर दिया गया है। उनको इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। ये पहाड़ की विजय है, ये उत्तराखंड की विजय है, ये उत्तराखंड में रहने वाले हर जाति धर्म वर्ग की विजय है और ये सबक है वो हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को, हर मंत्री को कि उनको किस प्रकार से अगर उनको चुन के भेजते हैं तो क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है, किस प्रकार का उनका बर्ताव विधानसभा में और प्रदेश की जनता के बीच होना चाहिए। सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे तो ये अच्छा नहीं था। और आपने देखा होगा रितु खंडूरी जी ने जो विपक्ष के विधायक को इस तरह से डराने की भाषा में जो बोला, ये तमाम विषय को लेकर के इस राज्य को जो है किसी न किसी तरह से इस राज्य को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी सरकार है, हम इसको भेज सकते हैं। इस और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पद से इस्तीफे के साथ ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का रास्ता भी अब साफ हो गया। राज्य में मंत्रिमंडल में 4 पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से राज्य में कैबिनेट विस्तार और बदलाव की चर्चाएं भी जो है वो हो रही थी और बीते दिनों पीएम मोदी के उत्तरकाशी दौरे के तुरंत बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे ने इन चर्चाओं को हवा दे दी थी। वहीं दूसरी ओर विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ी समाज के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पार्टी को असहज की स्थिति में खड़ा कर दिया था और उनके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन भी शुरू हो गए थे। लिहाजा पार्टी ने प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए थे। बताया जा रहा है कि आलाकमान के निर्देश पर ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया और उनके इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल का रास्ता भी अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे समय तक मंत्रिमंडल के 5 पदों को खाली नहीं रखेंगे और ऐसे में जल्द ही कैबिनेट विस्तार की संभावना भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इसको लेकर कहा कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम होमवर्क भी इसको लेकर पूरा कर चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा।
और गरुड़ तहसील में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण कार्य के स्थान विवाद का मामला जो है अब हाईकोर्ट नैनीताल पहुंच गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से गरुड़ गंगा नदी में बन रही बहुमंजिला पार्किंग निर्माण पर नगर पंचायत गरुड़ और कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई और मामले के अनुसार गरुड़ तहसील निवासी दिनेश चंद सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाली गई थी। याचिका में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रही पार्किंग निर्माण को नियम के खिलाफ बताते हुए शासनादेश का उल्लंघन इसे बताया गया। याचिकाकर्ता ने पार्किंग निर्माण कार्य 7 जून 2024 को जारी आदेश के तहत पाए गांव में जो है निर्माण करने की मांग हाईकोर्ट के सामने रखी गई थी। और वहीं हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला जेल में कैदियों के लिए विशेष स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया गया और इस कैंप का उद्घाटन इंडियन ऑयल के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने किया। खास बात ये रही कि ये जो पहल है सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 8 राज्यों की जेलों में भी इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और इस आयोजन का उद्देश्य कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से भी जोड़ना है। और वही महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज ने औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले और उनके घरों पर आक्रमण की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश में औरंगजेब का कोई सम्मान नहीं, कोई स्थान नहीं, क्योंकि वह केवल एक आक्रांता था जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। और इसके साथ ही स्वामी ने स्पष्ट किया कि भारत की संस्कृति सहिष्णुता और शांति की है, लेकिन इतिहास में अत्याचार करने वालों को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता है। मराठों की वीर भूमि महाराष्ट्र में औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा की गई वो बहुत निंदनीय थी। वह हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले बाहरी मुगल आक्रांता थे। ये इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और कल जिस प्रकार से संभाजी नगर में औरंगजेब के मजार के पक्ष में हिंदुओं के ऊपर मुस्लिम समाज ने आक्रमण किया वह बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करता हूं कि ऐसे दंगाइयों को चिन्हित कर उनको सजा मिलनी चाहिए। औरंगजेब ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के वीर संभाजी महाराज और हरिद्वार से खबर सामने आ रही जहां के अभिनेत मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने जब से अपना इस्तीफा दिया है तब से इस राज्य में सियासत जो है वो तेज बनी हुई है। अग्रवाल के इस्तीफे पर हरिद्वार की अग्रसेन चौक पर उनके समर्थक जो है वो इकट्ठा हो गए और इस्तीफे पर उनके नाराजगी भी जताई। समर्थकों ने राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है और पद पर फिर से बहाल करने की मांग की गई है। वही मांग न मानने पर आने वाले 2027 के इलेक्शन में सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी है। और बढ़ते आगे हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सुशील जतिन चौधरी और उसके 2 भाइयों समेत 14 लोगों पर हत्या, SC/ST एक्ट और मारपीट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप यह है कि जतिन चौधरी और उसके साथियों ने गाड़ी रोककर राजन को जाति सूचक गालियां दी और फिर बेरहमी से इसी दौरान जतिन चौधरी ने तमंचे से राजन के जांग में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। SSP प्रविंदर सिंह डोभाल के मुताबिक 13 नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।
बढ़ते आगे हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए राजन हत्याकांड में मुख्य आरोपी जतिन चौधरी का नाम सामने आया और ऐसा पहली बार नहीं है जब वो सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी जतिन कई विवादों में शामिल रहा है। पूर्व विधायक राजा प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद में भी जतिन चौधरी ने खुलकर एंट्री मारी थी। सोशल मीडिया पर उमेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले जतिन ने तब भी खूब चर्चाएं बटोरी और उस दौरान मामला इतना गर्मा गया था कि दोनों आमने सामने आ गए और इसमें विवाद जो है वो बढ़कर हाथापाई तक पहुंचने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों के बीच बचाव से मामला शांत कराया गया और अब राजन हत्याकांड के बाद जतिन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गोलीकांड के बाद बवाल मचा हुआ है। दलित युवक राशन की हत्या के बाद भीम आर्मी पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संगठन ने 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस डेडलाइन के अंदर आरोपियों को पकड़ पाएगी या फिर बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग गुस्से में हैं और अब भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने मोर्चा भी संभाल लिया है। संगठन के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने खुद वीडियो कॉल पर मृतक के परिवार से बात कर भरोसा दिलाया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। वहीं पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। लेकिन सवाल ये कि क्या भीम आर्मी का अल्टीमेटम असर दिखाएगा या फिर हालात और बिगड़ेंगे। देखिए, यहाँ हम बहादुरपुर जट में बैठे हैं और कल एक साथी रजत कुमार को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से घेर कर मारपीट की गई और उसे गोली मारी गई। गोली लगने से उस बच्चे की मौत हो गई। हम बहादुरपुर जट में हैं। यहाँ जो लोगों के द्वारा, जो क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप चलता है जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये ग्रुप लंबे समय से यहाँ क्राइम को बढ़ावा दे रहा है और यहाँ वर्तमान में जो प्रधान पद पर अभी बैठे हैं व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, जो लोगों के द्वारा बताया गया है, पूरी तरह से इस ग्रुप को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो बहादुरपुर के प्रधान हैं उनका संरक्षण प्राप्त है इस ग्रुप को, और उन्हें जो भी क्राइम कराना होता है वो इस ग्रुप से कराते हैं। और ये ग्रुप बड़े लंबे समय से चर्चाओं में है। लोगों के साथ में मारपीट करना, 307 जैसे मामले इस क्षेत्र में करना, लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करना और लोगों से अवैध वसूली करना, उगाही करना। अगर किसी ने और बढ़ते हैं आगे देहरादून से एक और जानकारी आपको बताते चले। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जो है बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा का भी बयान इसको लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फैसला देर से लिया गया लेकिन सही कदम उठाया है। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए, इसकी भी मांग जो है की गई है। तो अब एक और इस्तीफे की मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देर आए दुरुस्त आए कहूँगा, लेकिन उसमें भी अगर वो ये कहते कि आत्मग्लानि हुई और इतने दिन के मंथन के बाद मेरी आत्मग्लानि के कारण मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, वीडियो मैंने भी देखा, तो वो ऐसा लगा कि जी मतलब मैंने तो ये किया, मैंने वो किया और उसके बावजूद भी मेरे संग ये हो रहा। मतलब उन्होंने सारा ठीकरा जो है जनता के ऊपर फोड़ दिया या विपक्ष के ऊपर फोड़ दिया, जो अपने कृत्यों पर फिर से एक पर्दा डालने की कोशिश के रूप में मैं देखता हूँ। और ये उचित कदम है जो सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया, लेकिन अभी इसमें कुछ बचा हुआ है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी, उन्होंने उनको सड़क छाप कहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए संगठन के तौर पे। और रितु खंडूरी जी ने जिस तरीके से कार्रवाई से उसको सदन से बाहर किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन मंत्री को टोकना चाहिए था। जिस तरीके से विधायक को टोका उसी तरीके से मंत्री को भी टोकना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो ये आने वाले समय में इसमें क्या रुख जनता का रहता है वो देखने वाला होगा। लेकिन महेंद्र भट्ट के खिलाफ
और वहीं नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाज को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। आचार्य बालकृष्ण ने औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और चेताया कि ऐसे तत्वों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। इस बीच नागपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच जो है वो तेज कर दी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, ये किसी भी परंपरा में हिंसा के लिए जो सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यदि किसी ने कोई कानून और मर्यादा व्यवस्था को तोड़ा है तो उसको समुचित दंड मिलनी चाहिए और उसके लिए प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए। इस तरह के असामाजिक और हरिद्वार पुलिस ने 36 घंटे में बहादुरपुर जट हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी जतिन चौधरी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या मामूली रंजिश में हुई, लेकिन अब आरोपी कानून की गिरफ्त में है। गिरफ्तारी के दौरान 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी जतिन चौधरी का क्रिमिनल रिकॉर्ड लंबा है। वह पूर्व विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर फायरिंग की घटना में शामिल था। एसएसपी प्रमिंदर सिंह डोभाल ने साफ कर दिया कि अपराधियों और उनके सहयोगियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल और पीएससी की जो है वो तैनाती करती है, जिससे कि शांति बनी रहे। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।